हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4 रिवीजन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एस एस 610। पहले एस 530 पीसी के साथ कवर अप करने वाला था, बट थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले एस एस 610 कवर अप कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 4 में से एस 500, 501, 505, 510, 520 और 550 के वीडियोस, रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और तो और चैप्टर 1 और चैप्टर 11 के भी रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही रिवीजन वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। और जो नोट्स है जिसमें से मैं ये रिवीजन वीडियोस करवा रहा हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। 25 अप्रैल 2024 से पहले अगर आपने वो लिंक में से डाउनलोड किया था अगर नोट्स को, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो फिर से डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैंने आरटीपी एमटीपी और जो कुछ चेंजेस थे वो मैंने किए हुए हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, राइट, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है अगर आपने 25 अप्रैल 2024 से पहले किया था तो। बाकी ठीक है, चलिए। तो एस एस 610 है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, वो हम समझने वाले हैं। ये न्यू कोर्स में ऐड किया हुआ है, ऐसे ये ओल्ड कोर्स में नहीं था। इंपॉर्टेंट है तो पूछने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। वैसे ही चैप्टर 4 का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छा से ही करना रहेगा। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो मैनेजमेंट है, वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह है या फिर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ऐसे एरियाज में जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे पर्पज से इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। वो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है, बट वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। बट उनकी इंडिपेंडेंस जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती है। मैनेजमेंट जैसा कहते हैं, जिस तरह से वो स्कोप फ्रेम करते हैं उसी तरीके से उनको काम करना रहता है, बट वो चेक करते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं, राइट। उसमें कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। जनरली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ होता है, बट उसमें ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशंस रिलेटेड वर्क भी रहता है, राइट। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आसपास का काम करता है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो जो इंटरनल ऑडिटर है उनके वर्क को यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड सम कंडीशन, उनका ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज क्या है, राइट। उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट वो करेगा या नहीं। तो उसके लिए उसका गाइडेंस है वो एस एस 610 में दिया हुआ है, राइट। तो वो समझते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। जो एस एस 600 की सीरीज है वो रिलेटेड टू है किसी ना किसी और के वर्क को यूज करना। 600 है वो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, जो ब्रांच ऑडिट, कंपोनेंट का ऑडिट, सब्सिडरी का ऑडिट है, वो अगर कोई और ऑडिटर करता है तो उनके रिपोर्ट को कंसिडर करना, उसके बारे में जो चैप्टर 8 में कवर अप होता है। 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और जो 620 है वो यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट है, राइट। जो सीए फाइनल में कवर अप होता है, सीए इंटर में उसका पार्ट नहीं कवर अप होता है। तो चलिए, एस एस 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। सबसे पहले डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट समझाया हुआ है कि इंटरनल ऑडिट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या कवर अप होता है। ये ओल्ड कोर्स में भी था, वही पार्ट यहाँ पर है। डेफिनेशन है, अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल है, उनको इवेल्युएट करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट है वो सजेस्ट करते हैं इन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट, राइट। तो जो काम है उसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप में भी यही कवर अप होता है, एक्टिविटीज रिगार्डिंग गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है वो इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस। गवर्नेंस एथिक्स जो भी है, गवर्न करना है एंटिटी को, प्रॉपरली वर्क किया जाए, प्रॉपरली जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं, राइट। वैल्यू एडिशन, परफॉर्मेंस प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए गवर्नेंस फंक्शन होता है। तो उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो इंटरनल ऑडिटर है वो इवेल्युएट करता है और उसमें इंप्रूवमेंट है वो बताता है मैनेजमेंट को। The internal audit function may assess the governance process in its accomplishment of the objectives on ethics and values, performance management and accountability, communicating risk and control information to appropriate areas of the organization, and effectiveness of communication among TCWG, external internal auditors and management. गवर्नेंस रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज है वो यहाँ पर करने के रिलेटेड बात की गई है। एथिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो भी है ऑर्गेनाइजेशन ना, वो किस तरह से अकम्प्लिश हो रहा है, वो किस तरह से अचीव हो रहा है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, जो ऑपरेशनल अचीवमेंट है या फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरह से हो रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और कम्युनिकेशन रिस्क को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, पूरा गवर्नेंस किस तरह से ऑपरेशंस वगैरह के ऊपर
और जो कम्युनिकेशन है अमोंग TCWG, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, उसमें किस तरह से इफेक्टिवनेस हो सकती है, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो इंटरनल ऑडिटर है वो चेक करता है। सेकंड एक्टिविटीज है रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस के जो भी रिस्क है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग से फंक्शन, अलग से डिपार्टमेंट भी हो सकता है एनडीटी में। तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन है या डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, या फिर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट फंक्शन हो या ना हो, बट बिजनेस को आने वाले जो रिस्क है उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, उनके लिए क्या पॉलिसीज प्रोसीजर है वो बराबर है या नहीं वो चेक किया जाएगा। The internal audit function may assist the entity by identifying and evaluating significant exposure to risk and contributing to the improvement of risk management and internal control, including effectiveness of the financial reporting process। जो भी रिस्क हो सकते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जाएंगे ताकि रिस्क है वो मैनेज किया जा सके, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। The internal audit function may perform procedure to assist the entity in detection of fraud, right? Fraud risk भी हो सकता है तो उनके सामने भी मैनेजमेंट करना जरूरी रहेगा। एंड थर्ड एक्टिविटीज है रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर ऑपरेशन से वो अच्छे से सही से हो सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में इंप्रूवमेंट, उसमें चेक करना, इवेल्यूएट करना, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जनरली वो इंटरनल ऑडिटर्स का मेनली फोकस इंटरनल कंट्रोल्स पर रहता है, राइट? इंटरनल कंट्रोल्स में 4 अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी है। इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, थर्ड रिव्यू ऑन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, एंड फोर्थ लॉ एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस किस तरह से होता है regarding their internal controls. Evaluation of internal control. The internal audit function may be assigned specific responsibility for reviewing controls, evaluating their operations, and recommending improvements thereto. In doing so, the internal audit function provides assurance on the controls. इंटरनल कंट्रोल कैसे डिजाइन किए गए हैं, राइट? उसको चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट के स्कोप है, राइट, उसमें जो सजेशंस, रिकमेंडेशंस की जरूरत है वो भी इंटरनल ऑडिटर है वो प्रोवाइड करेगा। तो वो पूरा ही चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है या नहीं, उसके ऊपर अश्योरेंस देगा, राइट? सिंपल। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन बराबर है या नहीं, उनका रिकॉर्डिंग वगैरह बराबर है या नहीं। The internal audit function may be assigned to review the means used to identify, recognize, measure, classify and report financial and operating information, and to make specific inquiry into individual items, including detailed testing of transactions, balances and procedures. जो भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासिफिकेशन और रिपोर्ट हो रही है या नहीं वो देखा जाएगा, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी, एज वेल एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन है कि कितना प्रोडक्शन हुआ या फिर कितने लेबर आवर्स काम किए, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि कितने आवर्स काम किए या कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये बराबर है, उनको मेजर करना, अगर क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो क्लासिफाई करना, अगर प्रोडक्शन है तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट? तो उस हिसाब से, या फिर लेबर आवर्स है तो उसको स्किल्ड के बेसिस पर हो सकता है, और रिपोर्ट भी करना होगा जो भी टॉप मैनेजमेंट है, हायर अथॉरिटीज है उनको। तो ये ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है, तो वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक किया जाएगा। देन थर्ड, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी है, राइट, प्रोडक्शन हो गया या फिर लेबर आवर्स वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर है या नहीं, वो इकोनॉमिक है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, और एफिशिएंट है या नहीं वो चेक किया जाएगा। इकोनॉमिक मतलब कि सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, इफेक्टिव वो पूरे का पूरा आउटपुट उसमें से मिलना चाहिए, एफिशिएंट मतलब कि वो 100% यूटिलाइज होना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी देखी जाएगी, वो इंटरनल ऑडिटर है वो चेक करेगा। The internal audit function may be assigned to review the economy, efficiency and effectiveness of operating activities, including non-financial activities of an entity. Raw material है तो वो जो quotations मंगवाए हैं या नहीं, उसमें से cheapest with the best quality उनको ही order दिया है या नहीं, वहीं से purchase किया है या नहीं, that is an economy. जो भी रॉ मटेरियल है वो 100% कंजम्पशन हुआ या नहीं, सिर्फ नॉर्मल लॉस है तो उसी को कंसिडर करना चाहिए, बाकी 100% वो यूटिलाइज होना चाहिए, दैट इज एफिशिएंट। और वो जो रॉ मटेरियल है उसमें से जो आउटपुट मिलना चाहिए, राइट, वो द बेस्ट होना चाहिए। उसमें स्क्रैप वगैरह जनरेट होता है, दैट्स अनदर थिंग। अगर वो नॉर्मल स्क्रैप है दैट्स ओके, अदरवाइज वो ज्यादा स्क्रैप नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा स्क्रैप हुआ तो क्यों हुआ वो चेक करना, एवेल्यूएट करना, मेजर करना, दैट इज इफेक्टिवनेस। तो वो इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है वो चेक किया जाएगा ऑफ द ऑपरेशंस।
एंड लास्ट, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। जो भी लॉ रेगुलेशंस एंटिटी को एप्लीकेबल है उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसकी इंपैक्ट है वो फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल भी हो सकती है। कोई भी ऑपरेशंस बंद कर दिए या फिर कोई पेनल्टी लगा दी या फिर कोई केस फाइल कर दिया, लिटिगेशन वगैरह चलेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए जो इंटरनल ऑडिटर है वो चेक कर सकता है कि कंप्लायंस विथ लॉ रेगुलेशन है या नहीं। The internal audit function may be assigned to review compliance with laws, regulations and other external requirements and with management policies and directives and other internal requirements. Law regulation as well as जो policies है internal उनकी directives है कि किस तरह से काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, comply करनी है, तो उससे भी compliance हो रहा है या नहीं वो भी internal auditor है वो check कर सकता है। तो एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की जो एक्टिविटीज़ है उसमें 4 एक्टिविटीज़ कवर अप होती है। Evaluation of internal control, examination of financial and operating information, review of operations, operating activities and review of compliance with laws and regulations। ये ओल्ड कोर्स में 2 बार पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकते हैं। तो इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप में 3 चीजें, 3 एक्टिविटीज कवर अप होती है। एक्टिविटीज रिगार्डिंग द गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज रिगार्डिंग रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर 4 चीजें कवर अप होती है, राइट। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट। चलिए अब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का ही क्वेश्चन है। A company has stipulated control through its automated software that interest at 12% per annum is charged in case of those customers who fail to make payment within a month of a sales transaction. The internal auditor of the company finds that during certain periods, software has failed to charge interest due to certain technical glitches. कोई एक कंपनी में सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सिस्टम बनाए गए हैं कि कोई भी कस्टमर है वो विद इन अ मंथ सेल्स हुआ, उसके विद इन अ मंथ अगर वो पेमेंट नहीं करते तो 12% इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। बट जो इंटरनल ऑडिटर है उन्होंने चेक किया कि कुछ मंथ में कुछ कस्टमर्स में वो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया गया है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। Here, internal auditor has found that controls relating to levying of interest have not operated. The system has not levied stipulated interest in respect of certain period. It can result in loss of income for the company and improper financial reporting. Such a matter definitely falls in the domain of reporting by the internal auditor. यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, उसमें जो गलतियां है वो इंटरनल ऑडिटर ने हाईलाइट की है, रिपोर्ट की है और ये उनके स्कोप में कवर अप होता है, राइट। वो हमने आगे भी स्कोप और ऑब्जेक्टिव में देखा कि इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज है, इट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट, राइट। तो ये उनके स्कोप में कवर अप होता है। चलिए ये जो था इंटरनल ऑडिट के बारे में था। अब यहाँ से SS610 स्टार्ट होता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर का काम कब किस तरह से यूज कर सकते हैं। ways in which the external auditor may make use of the function for purpose of the audit। एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कब किस तरीके से यूज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को। while the objectives of an entity's internal audit function and the external auditor differ, the function may perform audit procedures similar to those performed by the external auditor in an audit of financial statements। इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं और ओपिनियन देना, जबकि इंटरनल ऑडिटर का पर्पस है कि एक्टिविटीज को इवेल्युएट करे और उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करे। बट दोनों का ही जो फंक्शन है वो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कुछ एक्टिविटीज है, कुछ आइटम्स है, उनको चेक किया जाता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है बट जो फंक्शंस है, जो एक्टिविटीज है वो सिमिलर है। The external auditor may make use of the function for purpose of the audit in one or more of the following ways। external auditor है वो 3 पर्पस जो यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक या फिर more than one और वो उस तरीके से यूज कर सकते हैं। To obtain information that is relevant to external auditor's assessment of the risk of material misstatement due to error or fraud। जो external auditor है वो risk assessment procedure करते हैं तो उसके लिए कोई भी relevant information अगर internal auditor है उनके पास से मिलेगी तो वो यूज किया जा सकता है। हम जब ऐसे 315 रिवाइज करेंगे, राइट, चैप्टर 3 में, तो वहां पर भी आएगा कि इंटरनल ऑडिटर के साथ इंक्वायरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमारे रिस्क के बारे में अगर कुछ भी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। Unless prohibited or restricted to some extent by law or regulation, the external auditor, after appropriate evaluation, may decide to use work that has been performed by the internal audit function during the period in partial substitution for audit evidence to be obtained directly by the external auditor।
एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर वो अलाउड है, परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन है, राइट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जो इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है उसी को एज ऑडिट एविडेंस वो कंसिडर कर सकते हैं। जो ऑडिट एविडेंसेस इंटरनल ऑडिटर ने लिए गए हैं, ऑब्टेन किए हैं, तो वो डायरेक्टली रिसीव करने की जरूरत नहीं होगी एक्सटर्नल ऑडिटर को, वो इंटरनल ऑडिटर ने जो किया है उसी को कंसिडर कर सकते हैं। Unless prohibited or restricted to some extent by law or regulation, the external auditor may use internal auditor to perform audit procedure under the direction, supervision and review of the external auditor, referred to as a direct assistance. और अगर जो लॉ रेगुलेशन है उसमें परमिटेड है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इंटरनल ऑडिटर है वो उनको इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सुपरवाइज भी कर सकते हैं और उनके काम को रिव्यू भी कर सकते हैं। मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटर है वो उनको बताएगा कि भाई आपको क्या काम करना है, और वो उसी के पर्पस के लिए, एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्पस के लिए इंटरनल ऑडिटर है वो वर्क करके देंगे, राइट। उनके डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में वो काम किया जाएगा ताकि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो रिमूव किया जा सके, एक का एक काम दोनों ही ना करें, राइट। इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिटर है वो डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, राइट। तो इस तीन तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है रिस्क असेसमेंट के लिए तो वो पता कर सकता है। सेकंड, इंटरनल ऑडिटर ने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं उनको एक्सटर्नल ऑडिटर है वो यूज कर सकते हैं। थर्ड, डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब कि इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, उनके वर्क को रिव्यू कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर ओन ऑब्जेक्टिव, राइट। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Scope of SS610. SS610 deals with the external auditor's responsibility if using the work of internal auditors. अगर वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, करने वाले हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो इसके स्कोप में है, SS610 के स्कोप में है। Using the work of the internal audit function in obtaining audit evidence and using the internal auditors to provide direct assistance under the direction, supervision and review of the external auditor. जो दो काम यहाँ पर बताए थे, राइट, उन दोनों में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस लेने में एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो SS610 में बताया हुआ है। This essay does not mandate external auditor to use the work of internal auditor and to modify nature, timing and audit procedure. It is totally nature, timing and extent of audit procedure. It is totally depend upon the external auditor's judgment or decision. SS610 है उसके हिसाब से कंपलसरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना ही है। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है कि उसके वर्क को यूज करना है या नहीं, और उस हिसाब से कब, कितनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा वो ऑडिटर को खुद सोचना होगा, खुद डिसाइड करना होगा। SS610 के हिसाब से वो कंपल्सन नहीं है। The external auditor has to solve responsibility for the audit opinion expressed, and that responsibility is not reduced by the external auditor's use of the work of the internal audit function or internal auditors to provide direct assistance on the engagement. अगर वो इंटरनल ऑडिटर के ऑडिट एविडेंस को या उनके पास से डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, उससे एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर की ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के सिनेरियो बेस्ड या फिर एमसीक्यू पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर SS610। एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर SS610? टू डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड एंड इफ सो in which areas and to what extent, and having made that determination. सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल ऑडिटर के पास से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं या नहीं, या डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है या नहीं, तो वो डिटरमाइन करना रहेगा। और अगर करना है, वो ऑडिट एविडेंस लेने हैं या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस लेने हैं, तो इफ सो इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट, राइट, वो कितना करना है, किस एरियाज में करना है, वो गाइडेंस है वो SS610 में मिलेगा। If using the work of the internal audit function to determine whether that work is adequate for the purpose of the audit, अगर हम वो यूज करने वाले हैं, राइट, इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करने वाले हैं, फंक्शन को यूज करने वाले हैं, तो क्या वो एडिक्वेट है हमारे काम के लिए, वो एडिक्वेट है या नहीं, वो हमें डिटरमाइन करना है। एंड इफ यूजिंग इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएटली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू देयर वर्क, अगर हम उसके पास से डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हैं तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले तो डिटरमाइन करना है कि वेदर टू यूज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन और नॉट, राइट। if we want to use that internal audit function, then to in which areas and to what extent, राइट, वो डिटरमाइन किया जाएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो काम किया है, इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है, क्या वो हमारे काम के लिए एडिक्वेट है या नहीं।
एंड थर्ड, अगर डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हैं तो डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है। Examples of work of the internal audit function that can be used by the external auditor include the following। कहाँ पर हम internal auditor के वर्क को यूज कर सकते हैं? टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स तो वो चेक करने ही वाले हैं, तो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है, उसमें हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जहां पर जजमेंट कम है, राइट, ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इनवॉइस वगैरह है, पर सेल्स वगैरह का वाउचिंग है, तो उसमें शायद उनकी हेल्प ले सकते हैं। उन्होंने जो एक्सटेंट चेक किया है उसको हम कंसिडर करेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि भाई बराबर है या नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट्स, जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि 31 मार्च को देखेगी भाई बराबर है या नहीं, तो उसमें इंटरनल ऑडिटर है, उनको डायरेक्ट असिस्टेंस उनके पास से ले सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट जो कर रहा है वो शायद ज्यादा एक्सटेंट तक चेक कर रहा है, तो उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में से उसको ट्रेस करना कि वो प्रॉपर रूट हो रहे हैं या नहीं। टेस्टिंग द कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वो भी हमने देखा था कि इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव स्कोप में कवर अप होता है कि कंप्लायंस विथ लो रेगुलेशन है या नहीं, तो जो कंप्लायंस है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ, तो उसका वेरिफिकेशन उन्होंने किया होगा, तो उसे भी हम एज अ वर्क यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4-5 एग्जांपल दिए, जैसे कि टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पर लिमिटेड जजमेंट है, इन्वेंटरी काउंट ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं, या फिर टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, या ट्रेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम के ट्रांजैक्शंस जो भी है, राइट। तो ऐसे एग्जांपल कुछ भी आपको लगे जहां पर बहुत ही ज्यादा जजमेंट नहीं है, वैसी जगह पर इंटरनल ऑडिट है, उनका वर्क है वो यूज किया जा सकता है। इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं या नहीं, उसको इवेल्युएट करना होगा। The external auditor shall determine whether the work of the internal audit function can be used for the purpose of the audit by evaluating the following। यहाँ पर हमें 3 चीजें, 3 पॉइंट्स है उसको कंसिडर करना है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि whether to use the internal audit function or not। First one, the extent to which the internal audit functions, organizational status and relevant policies and procedures support the objectivity of the internal audit। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो उसका स्टेटस किस तरह से, उन्होंने किस तरह से इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है कि जिससे जो इंटरनल ऑडिटर है उनकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि इंप्रूवमेंट वगैरह सजेस्ट करना, राइट, जो भी गलत है वो बताना, तो वो कितना प्रॉपरली, कितना इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर के ऊपर। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले हमें चेक करनी होगी। द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कॉम्पिटेंट है या नहीं, राइट, वो सीए है या नहीं, राइट, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। इंटरनल ऑडिटर है वो अदर देन सीए भी हो सकता है, बट क्या उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू यूज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन और नॉट। एंड whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach including quality control। जो इंटरनल ऑडिटर है क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उनका सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है या नहीं, सारी प्रोसीजर्स करना, जो जरूरी प्रोसीजर है, जो जरूरी एरियाज है, राइट, उनको चेक करना, उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना, कुछ भी गलत है तो वो मिसस्टेटमेंट्स है तो वो हाईलाइट करना, राइट, वो प्रॉपरली है या नहीं, और क्वालिटी कंट्रोल होती है या नहीं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें देखी जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स, कंपिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। ये 3 चीजें बराबर होगी तभी हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। When external auditor determines that all of the above are not proper, the internal audit function shall not be used, right। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करेंगे। मॉड्यूल के अंदर ये फिर से अलग से एक क्वेश्चन टॉपिक जैसा दिया है कि कब उसे यूज नहीं करना है, तो जब ये तीनों में से कोई प्रेजेंट ना हो या तीनों ही प्रेजेंट ना हो तब। सबसे पहले समझाया है ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स इवैल्यूएशन, उसमें हमें इन डिटेल क्या चेक करेंगे। Objectivity refers to an ability to perform those tasks without allowing bias, conflict of interest और undue influence of others to override professional judgment। जो प्रोफेशनल जजमेंट देना है वो ओवरराइड नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर undue influence। ऑब्जेक्टिविटी है, ये हमने चैप्टर 11 में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में भी देखा था, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए भी ऑब्जेक्टिविटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो इंटरनल ऑडिटर है उनकी भी ऑब्जेक्टिविटी हम चेक करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तभी हम उनका वर्क है वो यूज कर सकते हैं।
Factors that may affect the external auditor's evaluation in relation to objectivity include the following. उसके इवेल्यूशन में हम क्या क्या चेक करेंगे? Whether the organizational status of the internal audit function, including the function's authority and accountability, supports the ability of the function to be free from bias, conflict of interest, or undue influence of others to override professional judgment. Organizational status क्या है? इन्होंने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है, टीसीडब्ल्यूजी का कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्टिवली वर्क कर पाएंगे या नहीं. For example, whether the internal audit function reports to TCWG or an officer with appropriate authority, or if the function reports to management, whether it has direct access to TCWG. अब यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर है, वो मैनेजमेंट के ही काम को चेक कर रहा है, तो उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी है, उसमें गलतियां ढूंढनी है, राइट. तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को ही अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैनेजमेंट है उनको प्रॉपरली जवाब ना दे, राइट. मैनेजमेंट का उसके ऊपर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उस वजह से वो ऑब्जेक्टिवली वर्क ना करें. तो क्या वो टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करते हैं? अगर नहीं तो मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट कर दे. तो क्या टीसीडब्ल्यूजी को वो कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनके पास राइट है उनको मिलने का, कम्युनिकेट करने का. अगर ऐसा है तो बताओ, ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है कि जिस वजह से इंटरनल ऑडिटर है वो ऑब्जेक्टिवली वर्क कर सके, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, मतलब कि किसको रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो हमें देखना होगा. Whether TCWG oversee employment decision related to the internal audit function, क्या TCWG है वो देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट, उनको किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाएगा. अगर उनका उसके ऊपर ओवरसीइंग ओवरसाइट करते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, राइट. मैनेजमेंट है तो वो कुछ गलत कर सकता है, बट टीसीडब्ल्यूजी अगर उसमें अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व है तो ज्यादा रिलायंस मिलेगा. फॉर एग्जांपल, डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन पॉलिसी. रेम्यूनरेशन पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? रेम्यूनरेशन, राइट. अगर रेम्यूनरेशन है वो टीसीडब्ल्यूजी डिसाइड करते हैं तो मैनेजमेंट का उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा. अदरवाइज मैनेजमेंट है उनको इंटिमिडेट कर सकता है कि भाई अगर आप ये सब कुछ रिपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपकी फीस कम कर देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है. इसीलिए अगर टीसीडब्ल्यूजी का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो पाएगी. Whether there are any constraints or restriction placed on the internal audit function by management or TCWG, for example in communicating the internal audit functions findings to external auditor. क्या इंटरनल ऑडिटर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, राइट. कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटर से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता. अगर ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन है तो वो ऑब्जेक्टिविटी वहां पर नहीं हो सकती है, हमें वहां पर डाउट होगा, तो हमें उनका वर्क यूज नहीं करना चाहिए. Whether the internal audit function is free of any conflicting responsibilities, for example having managerial or operational duties or responsibilities that are outside the internal audit function. क्या उनके पास ऐसा कोई काम है कि जो जिस वजह से वो प्रॉपरली काम ना कर पाए, जैसे कि वो खुद ही पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं और फिर ही खुद इंटरनल ऑडिट है वो इंटरनल ऑडिट भी वही कर रहे हैं, तो उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट जैसा कुछ हो सकता है. इंटरनल ऑडिट है वो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग पार्टी, थर्ड पार्टी ही इंटरनल ऑडिट करे. कई बार एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंटरनल ऑडिट करते हैं. इंटरनल ऑडिट का अलग से डिपार्टमेंट भी हो सकता है, तो वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है कि पॉलिसी फ्रेमिंग भी कर रहे हैं और इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो वहां पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी के इवैल्यूएशन के लिए हमें 4 चीजें बताई गई है. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेंगे कि जिससे पता चलेगा कि इंटरनल ऑडिट है फ्री फ्रॉम बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस वो काम कर पाएंगे या नहीं, जिसमें एग्जांपल दिया था कि टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करते हैं या नहीं, या दूसरे ऑफिसर्स जिनके पास प्रॉपर अथॉरिटी है. सेकंड हमें बताया था कि टीसीडब्ल्यूजी ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर में उनका ओवरसीइंग रहता है या नहीं, जैसे कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी वगैरह. थर्ड पॉइंट बताया था कि क्या उनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. या फिर फोर्थ हमें बताया था कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर ऐसे कोई आउटसाइड द स्कोप तो कुछ काम नहीं है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि खुद ही वो अगर पॉलिसी फ्रेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट ऑब्जेक्टिवली नहीं कर पाएंगे. तो ये 4 इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है, राइट. चलिए फिर है सेकंड पॉइंट जो हमें चेक करना था, कंपिटेंस एंड इट्स इवैल्यूएशन. क्या कंपिटेंस हो सकती है और उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? Competence of the internal audit function refers to the attainment and maintenance of knowledge and skills of the function as a whole at the level required to enable assigned tasks to be performed diligently and in accordance with applicable professional standards.
कंपिटेंस मतलब कि उनको अपडेटेड होना चाहिए, जिस हिसाब से उनको काम करना है वो सारी चीजों का उनको नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स या जो भी एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन है उसी के हिसाब से वो काम करने चाहिए, राइट, तभी वो कंपिटेंट माने जाएंगे। सिमिलर टाइप ऑफ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, जो एक्सटर्नल ऑडिटर को भी फॉलो करना जरूरी है, वैसे ही हम यहाँ पर कंपिटेंस चेक करेंगे। Factors that may affect the external auditor's determination in relation to competence include the following. क्या क्या factors हमें check करने होंगे regarding competence of internal auditor? Whether the internal audit function is adequately and appropriately resourced relative to the size of the entity and the nature of its operation. जो एंटिटी है उनकी साइज और नेचर के हिसाब से इनफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज है या नहीं, क्योंकि अगर वो कम है, इंटरनल ऑडिटर है या उनकी टीम कम है, राइट, तो वो प्रॉपरली कंपिटेंटली काम नहीं कर पाएंगे, वो ड्यू केयर नहीं रख पाएंगे, राइट, वो नेग्लिजेंटली काम करे, ऐसा हो सकता है। Whether there are established policies for hiring, training and assigning internal auditors to internal audit engagement, क्या वहां पर प्रॉपर पॉलिसी हायरिंग ट्रेनिंग वगैरह के लिए, राइट, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो वहां पर ट्रेनिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइजेशन को ही देनी रहेगी, तो वो प्रॉपर है या नहीं, ताकि कंपिटेंस है वो मेंटेन हो पाए। Whether the internal auditor have adequate technical training and proficiency in auditing, टेक्निकल ट्रेनिंग या प्रोफिशिएंसी है या नहीं, वो कंपिटेबल है या नहीं टू परफॉर्म द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, राइट, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, राइट, एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, वो देखा जाएगा। Whether the internal auditors possess the required knowledge relating to the entity's financial reporting and the applicable financial reporting framework, क्या इंटरनल ऑडिटर को जो एंटिटी है उनको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में सब कुछ पता है या नहीं। तो ये चार चीजें कंपिटेंस के बारे में हमें चेक करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट था कि वो जो साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी है उस हिसाब से वो एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट के रिसोर्सेज बराबर है या नहीं। सेकंड, इंटरनल ऑडिट का हायरिंग ट्रेनिंग वगैरह की पॉलिसीज है या नहीं और उनका फॉलो अप हो रहा है या नहीं। थर्ड पार्ट जो था कि टेक्निकल ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी वो पजेस करते हैं या नहीं। एंड फोर्थ, जो इंटरनल ऑडिटर है उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है टू द एंटिटी वो उनको पता है या नहीं, राइट, ये भी एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस मे बी व्यूड एज अ कॉन्टिन्यूम, दैट इज कंटिन्यूएशन और चेन। ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस दोनों को ही एक साथ, मतलब एक के बाद एक, और दोनों को ही चेक करना चाहिए। The more the internal audit functions, organizational status and relevant policies and procedures adequately support the objectivity of internal auditors and highlight higher the level of competence of the function, the more likely the external auditor may make use of the work of the function and in more areas. जितनी अच्छी ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, वो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, और जितने वो कंपिटेंट है उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। However, an organizational status and relevant policies and procedures that provide strong support for the objectivity or of the internal auditors cannot compensate for the lack of sufficient competence of the internal audit function. ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि सपोर्ट अच्छा है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस पॉलिसीज प्रोसीजर के हिसाब से, बट वो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपिटेंट नहीं है तो नहीं चलेगा। लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंस है वो नहीं चलेगा अगर ऑब्जेक्टिविटी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी अच्छी है, राइट, बट लैक ऑफ सफिशिएंट कंपिटेंस है वो उनको कंपेंसेट नहीं करता है। दोनों ही एक साथ होने जरूरी है। Equally, high level of competence of the internal audit function cannot compensate for an organizational status and policies and procedure that do not adequately support the objectivity of the internal auditors. वैसे ही अगर कंपिटेंट है, राइट, बट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है उनकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है तो भी नहीं चलेगा। दोनों ही एक साथ इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड थर्ड पार्ट जो चेक करना है, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। The application of systematic and disciplined approach of planning, performing, supervising, reviewing and documenting its activities distinguishes the activities of the internal audit function from other monitoring control activities that may be performed within the entity. मॉनिटरिंग तो बहुत सारी चीजों का होता रहता है, चेक करते ही रहते हैं एंटिटीज में कि ये काम बराबर हो रहा है या नहीं, बट इंटरनल ऑडिटर है वो प्रॉपरली करता है, प्लान करता है, परफॉर्म करता है, सुपरवाइज करता है, चेक करता है और उनको डॉक्यूमेंट भी करता है, राइट। अगर ये सारी चीज है तो उनसे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर है, क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो मेंटेन हुई है। इसीलिए जो दूसरी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज है उनसे ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, राइट। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो डिसिप्लिन मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में हुआ है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो उनका यूज कर पाएंगे।
Factors that may affect the external auditor's determination of whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach include the following. तो systematically और disciplined approach में उन्होंने काम किया है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे. The existence, adequacy and use of documented internal audit procedure or guidance covering such areas as risk assessment, work programs, documentation and reporting, the nature and extent of which is commensurate with the size and circumstances of an entity. जो एंटिटी है उनके साइज और उनका नेचर है, उनकी सिचुएशन है, उस हिसाब से जो इंटरनल ऑडिट कैसे किया जाएगा, कब क्या करेंगे, राइट. उसके लिए क्या उनके पास रिटर्न में कोई पॉलिसी है, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है या नहीं. अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से वो काम कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा. Whether the internal audit function has appropriate quality control policies and procedures. जैसे हमने SQC 1 में देखा था कि जो CA फर्म है वो अश्योरेंस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके वहां पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जो भी वो असाइनमेंट है, जो भी एंगेजमेंट सर्विसेज है उसमें क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाए. तो क्या इंटरनल ऑडिटर है उनके वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है या नहीं, अगर वो है तो हम ज्यादा रिलाई उनके ऊपर कर पाएंगे. तो ये दो चीजें हैं वो रिगार्डिंग द सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए हम चेक कर सकते हैं. सबसे पहले तो उनके पास कोई रिटर्न पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं कि जिस हिसाब से इंटरनल ऑडिट वगैरह करना है, और वो भी कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर और कॉम्प्लेक्सिटीज और उनकी सर्कमस्टांसेस है एंटिटी की, उस हिसाब से होना चाहिए. एंड सेकंड, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है या नहीं, राइट. चलिए, तो तीन चीजें हमें चेक करनी होगी: ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल, राइट. चलिए, फिर है circumstances in which external auditor shall plan to use less of the work of the internal audit function and perform more of the work directly. कुछ ऐसे circumstances बताए हैं जहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऊपर हम कम रिलाई करेंगे और ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो खुद ज्यादा परफॉर्म करेगा. The external auditor shall make all significant judgment in the audit engagement and to prevent undue use of the work of the internal audit function shall plan to use the less work of the function and perform more work directly. If कहां पर हम ऐसा करेंगे, the more judgment is involved, जहां पर जजमेंट ज्यादा है तो एक्सप्रेस ओपिनियन जो है वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ही खुद को ही एक्सप्रेस करना है, तो जजमेंटल जो आइटम्स है, ऐसी कोई मैटर्स है तो वहां पर खुद ही काम करना चाहिए. Judgment is involved in planning and performing relevant audit procedure and evaluating the audit evidence gathered. प्लानिंग परफॉर्मिंग में या फिर ऑडिट एविडेंसेस जो भी मिले हैं उनमें जजमेंट ज्यादा है तो एक्सटर्नल ऑडिटर खुद काम करेगा. The higher the assessed risks of material misstatement at the assertion level with special consideration given to risk identified as a significant. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो ज्यादा है और कुछ ऐसी जगह है जहां पर स्पेशली देखना चाहिए, रिस्क सिग्निफिकेंट है, तो वहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं किया जाएगा. The less the internal audit functions, organizational status and relevant policies and procedure adequately support the objectivity of the internal auditors. जहां पर ऑब्जेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पर हम उनका यूज नहीं करेंगे. एंड द लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कॉम्पिटेंस नहीं है, राइट, तो वहां पर भी हम नहीं करेंगे. लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है तो वहां पर भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा. ये दो जो पॉइंट है सी और डी, राइट, वो तो हमने आगे भी समझा कि अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज नहीं करना चाहिए. यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा पूछा है कि कहां पर हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कम यूज करेंगे और खुद ज्यादा परफॉर्म करेंगे. तो इसकी चार सिचुएशन हमें बताए हैं, चार सर्कमस्टांसेस बताए हैं. सबसे पहले जहां पर जजमेंट है, जजमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड ऑडिट एविडेंस जो भी गैदर की है उनको इवेल्यूएट करने में जजमेंट है. सेकंड मैटर हमें बताया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, कुछ मैटर्स में सिग्निफिकेंट रिस्क है. थर्ड, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ऐसा लग रहा है या फिर कंपिटेंट नहीं है, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उस केस में हम खुद ज्यादा काम करेंगे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे कम हम रिलाई करेंगे. ऐसा क्वेश्चन MTV 1 में पूछा गया है. फिर एग्जाम्पल है जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का ही क्वेश्चन है. C.A. Sukesh is external auditor of an entity. He comes to know that there is also an internal auditor in the entity. However, he finds that internal auditor is not reporting directly to higher echelons. Echelons मतलब कि level of the management. C.A. Sukesh has also assessed risk of material misstatement to be high. C.A. Sukesh है वो external auditor है जो कंपनी का, जो एंटिटी का, वहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, पर वहां पर उन्होंने देखा कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो TCWG या फिर हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, राइट. और तो और देखा कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी ज्यादा है. अब यहाँ पर ये जो बताया कि रिपोर्टिंग डायरेक्टली वो हायर एक्लोन्स को नहीं करते, दैट इज कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है वो सपोर्ट नहीं करता है इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को.
मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। प्लस बताया कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर जो ऊपर सिचुएशन बताई थी, राइट, एक तो ये पॉइंट कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिविटी है वो किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कम यूज करना चाहिए, खुद ज्यादा काम करना चाहिए। In the given case, the organizational status of internal audit function is not commensurate with his duties. He is not reporting directly to higher echelons of management. It shows that such a function is not given its duty is due importance in an entity. Since risk of material misstatement has also been assessed as high by CA Sukesh, both of the above factors suggest that he should not rely upon the work of internal audit extensively. सिंपल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट है यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा, शेल डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क विद द फंक्शन एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। इंटरनल ऑडिटर है उनके साथ डिस्कस करना होगा प्लान्ड यूज ऑफ इट्स वर्क, वो क्या क्या यूज करने वाले हैं। रीड द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ द फंक्शन दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज to obtain an understanding of the nature and extent of audit procedure it performed and related findings. Audit report जो भी है इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट है उनको हम रीड करेंगे ताकि पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने काम किया है, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स की गई है और उनके क्या क्या फाइंडिंग्स है। Perform sufficient audit procedure on the body of the work of the internal audit function as a whole that the external auditor plans to use to determine its adequacy for purpose of the audit. और हमें सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर भी करनी होगी कि क्या उनका वर्क हम यूज कर सकते हैं या नहीं, उन्होंने जो काम किया है वो प्रॉपर है या नहीं, वो भी हमें चेक करना होगा। उसी के बेसिस पर हम जज कर पाएंगे कि उनका काम हमें यूज करना चाहिए या नहीं। तो जब भी एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिट वर्क को यूज करने वाले हैं तो तब तीन चीजें कंसिडर करनी है। सबसे पहले डिस्कस करना है कि वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर ऑडिट एविडेंस। सेकंड, वो रिपोर्ट को रीड करेंगे और उसमें से क्या क्या प्रोसीजर की है, क्या क्या फाइंडिंग्स है, वो सारी चीजें पता चलेगी। और थर्ड, हमें सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करनी है ताकि हम डिसाइड कर पाए कि उनका जो वर्क है एडिक्वेट है या नहीं। Discussion and coordination with the internal audit function and discussing the planned use of their work of the internal audit function as a basis of coordinating the respective activities, it may be useful to address the following. डिस्कशन जो रहेगा कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए तो क्या क्या चीजें डिस्कशन हो सकती है, टाइमिंग ऑफ सच वर्क, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज। जनरली हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है वो तो ऑडिट प्रोसीजर के साथ करते ही है, तो यहाँ पर इजी पॉइंट है, 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, एक्सटेंट, नेचर एंड टाइमिंग क्या रहेंगे ऑडिट प्रोसीजर के, राइट। तो वो डिस्कस किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। Materiality for the financial statement as a whole and if applicable materiality level or levels for particular class of transaction, account balance or disclosure and performance materiality level क्या रहेगा, right, वो in detail chapter 3 में रिवाइज करेंगे। Proposed method of item selection and sample sizes, सैम्पलिंग है वो किस तरह से किया है, सैंपल साइजेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और जो काम किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एंड रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, क्या किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, रिपोर्टिंग प्रोसीजर उनकी क्या है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन में हम क्या क्या मैटर्स है वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये तीनों आप लिख सकते हैं। मटीरियलिटी, सैम्पलिंग, सैंपल साइज क्या रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन, राइट, ये तीनों भी मटीरियलिटी है वो ऐसे 320 में कवर अप होता है, फिर ये सैंपल साइजेस, सैम्पलिंग है वो ऐसे 530 में कवर अप होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 में कवर अप होता है, और रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, दैट इज 700 काइंड ऑफ, राइट। हाँ, ये इंटरनल ऑडिट रिगार्डिंग भी है, राइट, तो हमें उस हिसाब से चेक करना है। मैं यहाँ पर एसएस का जो रेफरेंस है वो सिर्फ याद रखने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है, बाकी उसका रेफरेंस लिखना नहीं है, राइट। तो ये जो हमें 7 चीजें बताई है उसको हम कंसिडर करेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, coordination between the external auditor and the internal audit function is effective when, for example, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के बीच का जो काम है, कोऑर्डिनेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है, कब हो सकता है, when discussion take place at appropriate intervals throughout the period, appropriate interval पर उन दोनों के बीच डिस्कशन होने चाहिए ताकि पता चले क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली है। The external auditor informs the internal audit function of significant matters that may affect the function. Significant matters क्या क्या है जिससे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कुछ भी इफेक्ट हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें पता चले तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करनी रहेगी।
And the external auditor is advised of and has access to relevant reports of the internal audit function and is informed of any significant matters that come to the attention of the function when such matters may affect the work of the external auditor, so that the external auditor is able to consider the implication of such matters for the audit engagement. एक्सटर्नल ऑडिटर है उनको इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट भी मिलना चाहिए और जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो इंटरनल ऑडिटर को पता चलिए वो एक्सटर्नल ऑडिटर को बताएंगे ताकि एक्सटर्नल ऑडिटर एंगेजमेंट है उसमें वो अगर उसकी कोई भी इंपैक्ट है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कब इफेक्टिव हो सकता है, जब उन दोनों के बीच टाइमली इंटरवल पर, रीजनेबल इंटरवल पर उन दोनों के बीच डिस्कशन हो। सेकंड, एक्सटर्नल ऑडिटर है वो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर उनको पता चलती है जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है वो उनको बताना होगा। एंड थर्ड, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो एक्सटर्नल ऑडिटर को मिलना चाहिए ताकि वो रीड करे और उनका यूज कर सके, और जो सिग्निफिकेंट मैटर है वो इंटरनल ऑडिटर को मिलती है वो एक्सटर्नल ऑडिटर को बताई जाएगी। determining whether in which areas and to what extent internal auditor can be used to provide direct assistance। इंटरनल ऑडिटर है उनका कब क्या करना चाहिए या नहीं वो सारी चीजें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उनके पास से डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहिए या नहीं। डायरेक्ट असिस्टेंस refers to the use of internal auditors to perform audit procedure under the direction, supervision and review of the external auditor। एक्सटर्नल ऑडिटर है वो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा और रिव्यू करेगा किसको, इंटरनल ऑडिट वर्क को। वो जैसे कहेगा उस तरीके से इंटरनल ऑडिटर को काम करना होगा ताकि दोनों का काम है वो डुप्लीकेट ना हो, राइट, और वो एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्पफुल हो सके। तो डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी है या नहीं लेनी है, तो कौन से एरियाज में कब, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। द एक्सटर्नल ऑडिटर में be prohibited by law or regulation from obtaining direct assistance from internal auditors। कोई भी law regulation में ऐसा prohibition हो सकता है कि वो direct assistance नहीं ले सकते हैं। The external auditor shall not use an internal auditor to provide direct assistance if, कहाँ पर कब हमें direct assistance consider नहीं करना चाहिए। There are significant threats to the objectivity of the internal auditor or the internal auditor are lack sufficient competence to perform the proposed work। सिंपल है, राइट, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसको थ्रेट है या फिर वो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, राइट, इंटरनल ऑडिटर में, तब हमें जो डायरेक्ट असिस्टेंस है वो यूज नहीं करना चाहिए। The external auditor shall not use internal auditor to provide direct assistance to perform procedure that, कौन सी प्रोसीजर के लिए, पहले जो ये पॉइंट था उसमें ऐसा बताया था कि कब हमें डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज ही नहीं करना है, और जो अब यहाँ पर बताया है यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें बताई है, कुछ ऐसी प्रोसीजर है जहां पर हमें इंटरनल ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए। इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी बराबर है कॉम्पिटेंट भी है, राइट, तो हम इंटरनल ऑडिटर के पास से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं, बट जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट है उस केस में हम इंटरनल ऑडिटर के पास से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। मतलब कि ये जो पॉइंट अभी हम समझ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, राइट, उसमें डायरेक्ट असिस्टेंस लेना इन जनरल अलाउड है, बट ऐसी चीजें, ऐसी प्रोसीजर में जनरली इंटरनल ऑडिटर के पास से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट है, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। Relate to higher assessed risk of material misstatement where the judgment required in performing the relevant audit procedure or evaluating the audit evidence gathered is more than limited। जहां पर रिस्क ज्यादा है, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। Relate to work with which internal auditors have been involved and which has already been or will be reported to management or TCWG by the internal audit function। कोई भी ऐसा काम है जो कर लिया है इंटरनल ऑडिटर ने और वो रिपोर्ट भी कर दिया है या फिर करने वाला है मैनेजमेंट या फिर TCWG को, तो वो वर्क हमें, उस प्रोसीजर के लिए हमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, राइट। अगर वो मैनेजमेंट या TCWG को बता देंगे तो फिर वो कुछ गलत भी कर सकता है, इसीलिए जनरली ऐसी चीजों पे, ऐसी प्रोसीजर के लिए हम इंटरनल ऑडिटर के पास से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। एंड रिलेट टू डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद एस रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड द यूज ऑफ इट्स वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस। SS 610 के हिसाब से हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना चाहिए या नहीं, या फिर उनका ऑडिट एविडेंस है उनको ऑब्टेन करना चाहिए या नहीं, उनको यूज करना चाहिए या नहीं, या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहिए या नहीं, तो ये सारे जो डिसीजन है उसमें भी हम इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, राइट। मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ी ना पेपर किस तरह से सेट करना है उसमें उनकी हेल्प ले सकता है ऑब्वियसली, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है या नहीं, डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करना है या नहीं, उसके लिए उनको यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये चार चीजें, चार ऐसी प्रोसीजर है जहां पर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट है, सेकंड रिस्क असेसमेंट जो किया है वो हाई है,
थर्ड जो इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम कर लिया है या और वो रिपोर्ट करने वाला है या फिर कर दिया है मैनेजमेंट या TCWG को, एंड जो SS610 के हिसाब से इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज करना है उसके बारे में डिसीजन लेना है, वहां पर भी हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। एंड लास्ट पार्ट जो है, prior to using internal auditors to provide direct assistance for purpose of the audit, the external auditor shall डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले दो चीजें करनी होगी। मैनेजमेंट TCWG को बताना होगा कि हम ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हैं, उनके पास से रिप्रेजेंटेशन लेना होगा, और इंटरनल ऑडिटर के साथ भी हमें एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेशन उनके पास से भी लेना होगा कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम बताएंगे वो मैनेजमेंट TCWG को ना बताए। ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट from an authorized representative of the entity that the internal auditor will be allowed to follow the external auditor's instructions and that the entity will not intervene in the work of internal auditor performed for the external auditor। जो इंटरनल ऑडिटर है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए काम करेंगे और उसके काम में जो मैनेजमेंट TCWG है वो इंटरवेन नहीं करेंगे। जो भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी है उनके पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। एंड ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम द internal auditor that they will keep confidential specific matters as instructed by the external auditor and inform the external auditor of any threat to their objectivity। जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को बताता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, और अगर इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिविटी में कोई भी थ्रेट है तो वो तुरंत ही वो एक्सटर्नल ऑडिटर को बताएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट करना रहेगा। तो ये दो एग्रीमेंट रहेंगे, एक रहेगा वो मैनेजमेंट मतलब कि जो एंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को असिस्टेंस उनके पास से लेगा और उसमें कोई भी जो इंटरवेंट नहीं करेंगे जो मैनेजमेंट है। और सेकंड एग्रीमेंट होगा वह इंटरनल ऑडिटर के साथ होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी रहेगी, और तो और अगर कोई भी ऑब्जेक्टिविटी के लिए थ्रेट है तो वो तुरंत ही एक्सटर्नल ऑडिटर को बताया जाएगा। राइट, तो ये था हमारा SS610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये इंपॉर्टेंट है, न्यू कोर्स में इंट्रोड्यूस किया है तो इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस रहेंगे। राइट, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिवाइज भी हो गया होगा SS610। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम SF530 रिवाइज करेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।